आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इस बीच तमाम पार्टियां जहां तैयारियों में मसरूफ हैं, तो वहीं रियासत में चुनावी घमसान भी जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हुगली की रैली में ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में अवाम की सरकार बनने जा रही है, जिससे अवाम की फलाह के काम होंगे। बीजेपी बंगाल में जमकर मेहनत कर रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के खेमे से कई लीडर टूटकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। क्या तस्वीर होगी आने वाले बंगाल असेंबली इंतखाबात की? आज चुनाव से पहले बंगाल में जारी सियासी घमसान को ही हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट का क्या कुछ किरदार होगा बीजेपी मगरबी बंगाल के इंतखाबात में? इन्हीं तमाम सूरत हाल को हम आज डिबेट में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, असित नाथ तिवारी जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, नीरज राय जी तर्जुमान है टीएमसी के, और फैयाज अहमद खान साहब लेफ्ट के साबिक मेंबर काउंसिल मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का डिबेट में बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले नीरज राय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज हुगली में हमने देखा कि पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा एक तरह से टीएमसी सरकार पर, ममता बनर्जी पर, और वजीर आजम ने कहा है कि अब आवाम को असली एक तरह से डेवलपमेंट यहां पर असली बदलाव मिलेगा। अब बंगाल का आने वाले दिनों में सरकार बदलेगी और आने वाले दिनों में तरक्की जो है रफ्तार पकड़ेगी। नीरज जी। देखिए अबू भाई, आज भी जो मैं देखा, जो भाजपा के प्रचार मंत्री जी बोल रहे थे, आज वो प्रधानमंत्री की तरह तो वो बंगाल में कभी बोलते ही नहीं है। निकल के आ रही, आज भी लग रहा है कि यह विपक्ष का ही मुखौटा ओढ़े हुए चल रहे हैं। अभी इनको यह एहसास नहीं है कि ये केंद्र में पिछले 6.5 का लगभग 7 सालों से सत्ता में है। ये भूल चुके हैं। बार बार वहां पे जाके आरोप ही लगाना इनका एक नैतिक दिनचर्या में आ चुका है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आरोप लगाना गलत नहीं है, लेकिन आप आरोप लगाइए, लेकिन ये बताइए कि आप पूरे देश में 7 साल में कितनों को रोजगार दिए हैं, कितनी इंडस्ट्री बैठाए हैं, कि आप जो वादा करके आए थे उस वादा पे आप कितना खरा उतरे थे। क्योंकि सब लोग बोलते थे ना कि अब की बार मोदी सरकार, तो आप पहले तो अपने ही बयानबाजी में फंसते जा रहे हैं। अति विश्वास जो होता है ना, वो भी नुकसानदायक हो जाता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे ऊपर आरोप मत लगाइए, लगाइए, आप बखूबी लगाइए। चुनाव आते हैं, आरोप होते रहते हैं, लेकिन तभी होती है कि आज भी आप यह एहसास कराने में विफल हो गए हैं कि आप आज सत्ता में, केंद्र की सरकार है, देश के लगभग 18 प्रदेशों में भी आपकी सरकार है। किसी एक प्रदेश से बंगाल के विकास की तुलना करिए। ठीक है नीरज राय जी, ठीक है। सेंटर में बीजेपी क्या कुछ कर रही है वो सबके सामने है, वहां की सरकार क्या कुछ कर रही मुल्क के लिए वो सबके सामने। मैं नीरज राय जी, जो कुछ आज हुगली में पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार को लेकर कहा है, उसमें सच्चाई है या नहीं, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो भी आज माननीय मोदी जी ने जो भी कहा है वहां पर, वह भी एक निराधार ही निकल के आ रहा है। जमीन पे जिस तरह से ये लोग देश में काम नहीं किए, उस तरह से तृणमूल कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगा, वह भी आधारहीन आरोप है। योजनाओं की जो बात वो करते हैं, भाई गिनती पे योजनाओं का कर लिया जाए आकलन। हम योजनाओं पे बात कर लेंगे कि हम योजना कौन सी चला रहे हैं। आप किस योजना की बात करते हैं कि आपने पैसा भेजा और हमने वहां पे नहीं आने दिया? ऐसी कौन सी बात है? बैंक ऑफ मतलब जितने बैंक हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक है ना। चलिए ठीक है, कि आप बंगाल, ठीक है। मैं कांग्रेस और लेफ्ट से भी इसी चीज को समझ लेता हूं। उसके बाद नवीन कुमार जी, फाइनल में आपके पास आऊंगा। मैं फैयाज अहमद खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। फैयाज अहमद खान साहब, हुगली की रैली से पीएम मोदी ने जो इल्जाम लगाया है, जो बातें कही हैं टीएमसी सरकार को लेकर, कितनी सच्चाई है पीएम मोदी की इस स्पीच में, इस बयान में? फैयाज साहब। ऐसा है कि पूरी दुनिया जानती है कि पूरे दुनिया में 2 राजनेता रहे जो सबसे बड़े झूठे थे। एक थे ट्रंप, जिनकी सरकार गई, दूसरे मोदी जी हैं। ये इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं, पूरे देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं, रोजगार नहीं। तो आज चुनाव में आके बंगाल में कह रहे हैं आवाम की सरकार होगी।
पूरे देश के अंदर में वो खुद ही इस बात को इकरार कर रहे हैं कि देश के अंदर में हिटलर की सरकार है, अवाम की सरकार नहीं है। तो वो बंगाल में अवाम की सरकार लाएंगे। बाकी राज्यों में जहां पर की बीजेपी की सरकार है, क्या वहां की अवाम की सरकार आई है? यानी फैयाज साहब, आप ये मानते हैं कि ममता बनर्जी का जो इक़्तिदार है, ममता बनर्जी के सत्ता में बहुत अच्छा काम हो रहा है, आप ये मानते हैं? हरगिज नहीं मानते, लेकिन मोदी जी झूठ बात कर रहे हैं, अवाम की सरकार की बात कर रहे हैं। अरे वो हिटलर की सरकार चलाते हैं, हिटलर शाही बंगाल में भी है, यहां पर भी कोई चूंकि विकास नहीं हुआ, इसलिए दोनों नोकझोंक कर रहे हैं। ये एक दूसरे को, एक तो हो रहा है कि छलांग मारने की बात चल रही है, और दूसरा हो रहा है एक दूसरे को इस तरीके से, अरे चुनाव होता है, देश की जनता, राज्य की जनता जानना चाहती है 5 साल पहले आपने जो सरकार बनाए उसमें आपने कितने चुनावी वादों को पूरा किया, भविष्य में क्या करेंगे? या भाजपा जो कह रही है वो मॉडल बनाएगी कि जिस राज्य में वो है वहां के युवाओं के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां के आदिवासियों के लिए वो कौन सा काम किए हैं? मोदी जी तो देश की जनता को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, लेकिन पकौड़ा बेचने की बात करने लगे। किसान वहां पर आंदोलन में बैठे हैं, मन की बात करते हैं, किसानों की मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वहां पर ठंडे में पूरी ठंडी कटा दी। असितनाथ तिवारी जी, जो हमला आज किया है नरेंद्र मोदी साहब ने ममता बनर्जी की सरकार पर, टीएमसी की सरकार पर, कांग्रेस उसे कैसे देखती है? कितनी सच्चाई है वजीर आजम साहब के बयान में? आज जो कुछ उन्होंने कहा कि तरक्की अभी तक नहीं हो रही है, यहां पर तो सिंडिकेट चल रहा है बाकायदा, यहां पर तो घर के ही लोग एक तरह से मिलकर पूरे बंगाल को लूट चल रही है। कितनी सच्चाई है इस बयान में? देखिए, आप लगातार ये पूछ रहे हैं कितनी सच्चाई, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि तंज कर रहे हैं। क्योंकि पूरा देश ये जानता है कि मोदी जी ने बोला है तो झूठ ही बोला होगा, सच तो बोलते ही नहीं है। तो ये सवाल नहीं, ये तो तय है कि भाई मोदी जी ने अगर बोला तो कुछ झूठ ही बोला होगा। लेकिन ये आधा झूठ है, ये पूरा झूठ भी नहीं है। अच्छा, असली खेल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों आपसी मिली भगत से पश्चिम बंगाल को उन्माद की आग में झोंकना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल संघ परिवार की प्रयोगशाला पहले भी रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर की प्रयोगशाला के तौर पर रहा, और भारतीय इतिहास का सबसे कलंकित दंगा जो है उस इलाके में जिन्ना और सावरकर की वजहों से हुआ। जिन्ना और सावरकर भारत में 2 राष्ट्र मानते थे, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र। दोनों के विचार में बड़ी समानता थी, और पश्चिम बंगाल को इन लोगों ने प्रयोगशाला बनाया और वहां भीषण दंगे करवाए, बड़े गरीब कमजोर लोग वहां मारे गए, बड़ी लाशें बिछी। तो ये अब इस बार जिन्ना नहीं है, इस बार वहां क्या है, सावरकर का मतलब है कि भाई सावरकर के फॉलोअर कौन है? मोदी जी हैं कुलवरकर सावरकर के फॉलोअर। और दुर्भाग्य से वहां की चुनी हुई सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, जिन्ना की भूमिका वहां निभा रही है। और ये दोनों लोग पश्चिम बंगाल के जरिए हमारे आपके मुल्क में जहर घोल रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नवीन कुमार जी से मैं अब मैं फाइनली उनसे जवाब ले लेता हूं। नवीन कुमार साहब, टीएमसी से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही नहीं कहा, लेकिन जब अपोजिशन से, लेफ्ट से और कांग्रेस से मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ना तो ममता बनर्जी के सत्ता में काम हो रहा है, बंगाल में टीएमसी काम कर रही है, और ना ही दिल्ली में अगर सेंटर में बात की जाए तो मोदी जी की सरकार कर रही है। तो सूरत हाल क्या कुछ है? मतलब क्या वाकई में दिल्ली से लेकर बंगाल तक सिर्फ सियासत ही हो रही है? अबू भाई, मैं आपके शो में आपके दर्शकों को पहले नाम करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके यहाँ रूबरू। बिल्कुल, जी जी। उसके साथ में तीनों का ही जवाब दे देता हूं। पहली बात तो ये सिमिलर एक बात कही, कांग्रेस के नेता ने कही कि ममता बनर्जी हिटलर की तरह सरकार चला रही। लेफ्ट के लोग, व्यक्ति ने कहा कि ममता बनर्जी यहाँ पर तानाशाही कर रही हैं और वो विकास नहीं कर रही, विनाश कर रही हैं। और जो टीएमसी है उसने भी ये कहा कि राज्य के अंदर लगातार कानून व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि लगातार दंगे हो रहे हैं। तो भाई, अगर आप ही तीनों के तीनों इस बात को मान रहे हैं तो हमारे कहने की तो आवश्यकता नहीं। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि आप जिनके साथ ये लोग, कांग्रेस के लोग, लेफ्ट के लोग, ममता बनर्जी के मंच पर खड़े होकर के गले मिला करते थे, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, इवन लेफ्ट के भी नेता हो, आपने सबने देखा है, और सभी विपक्षी दलों के नेता,
ममता बनर्जी के मंच पर जाकर के एक साथ इकट्ठे होकर के हाथ से हाथ मिला करके खड़े करके कहते थे हम साथ साथ हैं, यानी कि उस मंच को शेयर कर रहे हैं जिसको हिटलर बता रहे हैं, जिसको जिन्ना बता रहे हैं, जिसको ये लोग जिसका विरोध कर रहे हैं उसी के साथ खड़े हैं। तो इनके बारे में मुझे कहना नहीं चाहिए। दूसरी बात, देश की 80% आबादी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकार बना रही है, उसका अपमान करने का अधिकार ना तो टीएमसी को होना चाहिए, ना कांग्रेस को होना चाहिए, ना वाम दल के लोगों को होना चाहिए। लेकिन आपके चैनल पर बैठ करके उसका अपमान कर रहे हैं, जब सरकार लोगों ने चुनी क्या मूर्ख थोड़ी है। हाँ, राहुल गांधी बहुत अधिक समझदार हो सकते हैं, वो सदा सच ही बोलते हैं, ऐसा मुझे कह दें तो सब लोग हंसेंगे, आपके दर्शक भी हंसेंगे और खुद कांग्रेस के नेता भी दिल पे हाथ रखेंगे तो भूल जाए, वो भी हंसेंगे कि राहुल गांधी हर पल झूठ बोलते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है। वो विश्व के सबसे ज्यादा ऐसे भी नेता हैं, बड़े नेता, जिसके कारण भारत का हर पल अपमान होता हो, उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है उनके ज्ञान के बारे में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा, देश की जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। पश्चिम बंगाल में लगातार लोगों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। और चुनाव जब आएंगे तो जनता हर चीज का हिसाब मांगेगी कि कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, किसने 5 साल में कितना काम किया है, कितने वादे पूरे हुए। जनता से आगे नहीं निकला जा सकता, जनता सब कुछ समझती है। मैं नीरज राय जी आपके पास आना चाहूंगा। नीरज राय जी, चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से बंगाल में सीबीआई और ईडी की जांचें हो रही हैं, लगातार छापेमारी हो रही है, क्या वाकई में मुश्किल खड़ी हो सकती है टीएमसी के लिए इस चुनाव में? अबू भाई, ये कोई नया एक दिन में तैयार किया हुआ फाउंडेशन नहीं। आपको महाराष्ट्र याद होगा, या जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां वहां पे तो आपको याद ही होगा ना कि सीबीआई को कैसे यूज किया जाता है, जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कैसे होता है। तो उससे हमें कोई घबराना नहीं है, यह जांच प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। और अमीन भाई से भी ये जानना चाहूंगा जरूर कि 2014 में सत्ता में आने से पहले वो तो चीजें याद होगी ना, जो सीएजी रिपोर्ट के तहत हमारे यहाँ बहुत बड़ा कोल घोटाला का भी निकल गया था, 2G स्पेक्ट्रम हुआ था। उस दौरान सभी भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने की बात हो रही थी, लेकिन वो शांत था 19 के चुनाव तक। भाई साहब, जांच हो, गलत अगर मैं हूं तो होते रहना चाहिए, इसके पक्ष में नहीं हूं कि गलत हूं तो मैं जांच नहीं करने दूंगा। लेकिन यहाँ पे बात कहाँ पे फंसती है कि किसी के ऊपर आरोप लगाना मौलिक अधिकार है भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप सवाल पूछते हैं तो या आप द्रोह कर रहे हैं या आप गलत काम कर रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। लेकिन वहां पर जो चीजें जाके बंगाल में करी जा रही है, मैं साफ साफ इस चीज को बोलना चाहूंगा कि भाई जो आपको करना है करते रहिए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताइए। ठीक है, मैं फैयाज साहब से और असितनाथ जी से भी इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। ये जो छापेमारी हो रही है, जो लगातार सीबीआई और ईडी के छापे मारे जा रहे हैं, मैं फैयाज अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। फैयाज अहमद साहब, जो कार्रवाई हो रही है, सीबीआई और ईडी के लगातार छापे कोलकाता में पड़ रहे हैं, किस तरह से इस कार्रवाई को आप देखते हैं? चुनाव पर क्या कुछ इसका असर होगा? ऐसा है कि अगर ईमानदारी के साथ ये कार्रवाई होती जी, तो शायद ये तृणमूल कांग्रेस की पूरी सरकार जेल के पीछे रहती। जहां पर नारदा शारदा के घोटाले रहे, जहां पर के कोयला खदान का कालाबाजारी रही, उस जगह पर आकर के सीआईडी, ईडी और सीबीआई ये हमेशा चुनाव का वक्त आता है तो चमकाने धमकाने का काम करती है। क्योंकि देख रहे हैं, जो लोग इधर के चोर थे, जो नारदा शारदा में रिश्वत लेते हुए देखे गए, पकड़े गए, टीवी चैनल के ऊपर लोगों ने देखा, वो छलांग मार के भाजपा में जाकर पवित्र हो गए हैं। तो ये क्या है कि तृणमूल कांग्रेस को भाजपा और तृणमूल की साठगांठ है। वो असल में लेन देन का बात चल रहा, दोनों के अंदर में लेन देन लेकर के लोगों को बेवकूफ बनाए, और चुनाव के मौके पर यह काम हो रहा। और विशेष करके अभी कि इससे पहले ठीक जब हमारा ब्रिगेड का समावेश था, ब्रिगेड का समावेश सफल हुआ था वामपंथियों का, तो वहां पर पुलिस कमिश्नर को ईडी चली गई थी, वहां पर नोटिस पकड़ाने, समन पकड़ाने, जिसके लिए ममता बनर्जी रास्ता में कैंप लगा दी थी। ठीक अभी जब हमारा 28 फरवरी को ब्रिगेड समावेश है, तो उससे पहले अब ये सब शुरू हो गया। ठीक है, असीनाथ तिवारी साहब, क्या आप भी मानते हैं कि जो कुछ ईडी, सीबीआई और इस तरह के जो छापेमारी हो रही, क्या वाकई में सब सियासी है, सब सियासत हो रही है इस पर भी? देखिए, मैं अभिषेक बनर्जी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन चूंकि ये कार्रवाई भाजपा के शासनकाल में हो रही है, इसलिए संदेह पैदा होता है।
भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है मतलब जिसके आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल बहुत ज्यादा रिश्वत सस्पेंस में लेते है। रंगे हाथ आप कैमरे पर पकड़े गए। नहीं बिल्कुल असित नाथ तिवारी साहब, आप तो खुलकर जवाब ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, सुनिए। बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा के सामने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। ये ऐसी पार्टी है। आप सुनिए दूसरी घटना, यूपीए की सरकार में इन लोगों ने कहा कोयला घोटाला हुआ है, इन्हीं की सरकार में जांच हुई, कोर्ट ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन जांच के दौरान एक कागज पकड़ा गया, पता चला एक घोटाला हुआ है और वो घोटाला था झारखंड के गिरिडीह का ब्रह्मपुरा कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला। और उस घोटाला में जेल कौन गया? जेल गए हैं, 2 साल की सजा हुई है दिलीप रे को। दिलीप रे कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री हुआ करते थे। वाजपेयी सरकार में कोयला आवंटन घोटाला हुआ था और वाजपेयी सरकार के कोयला राज्य मंत्री को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2 साल के लिए जेल भेजा है। वो अभी भी जेल में है। मुझे देखिए दुख इस बात का नहीं है क्योंकि जनस्मृति छोटी होती है, पत्रकार स्मृति छोटी नहीं होनी चाहिए। नवीन कुमार जी पेशे से पत्रकार रहे हैं, उनकी स्मृति इतनी छोटी होगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सौभाग्य से हम दोनों ने कुछ दिनों के लिए एक ही संस्थान में काम भी किया है, एक ही फ्लोर पर हम लोग बैठते थे -2 में। उनकी स्मृति इतनी छोटी होगी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप देखिए पूरे देश में हो रहा है, हर लिखने बोलने वाले के खिलाफ ईडी लगा दो, सीआईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो। ये ठीक है। नवीन कुमार जी जवाब दे रहे हैं। नवीन कुमार जी जवाब दे रहे हैं। नवीन जी की तो चले हैं। नवीन कुमार जी, क्या वाकई में टाइमिंग पर सवाल उठता है? जितने पैनलिस्ट हैं सब टाइमिंग पर सवाल उठाए कि एक तो चुनाव का ऐलान होने वाला है और आज की खासतौर से अगर बात की जाए तो पीएम मोदी की हुगली में रैली होने वाली थी और उससे पहले कोलकाता की कई जगहों पर छापेमारी हो रही थी सीबीआई और सीआईडी की। टाइमिंग पर सवाल उठता है जी। अबू भाई जी, मैं अभी सुन रहा था कि अगर भाजपा के शासन काल में कोई भी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी तो उस पर संक्षेप होगा, सवाल होगा। मुझे समझ नहीं आता कि देश की जनता ने जिसको सत्ता पे बैठाया दूसरी बार पहले से अधिक मतों से, तो आप हम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, देश की जनता पर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा के शासन काल में, अरे भैया या तो अभी एनडीए का शासन होगा या फिर यूपीए का था, यहां पर पीटीआई का शासन तो होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो इस देश के चुने हुए लोग हैं, जिनको देश की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में जिताया है, उसका अपमान करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। इतना अहंकार कांग्रेस के अंदर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। दूसरी बात कि जब आप मेरा सामान्य मैं तो ललितेश्वर प्रसाद शाही से अगर आपके केस को उठाना शुरू करूं, जिसकी हत्या करा दी गई थी कांग्रेस की, वो नेता जो प्रधानमंत्री बनी उसका ठीक है। नवीन कुमार जी, अब देखिए हिस्ट्री में मत जाइए। नवीन कुमार जी, जो कुछ चुनाव से पहले जो इस तरह की जांच हो रही है, जो इस तरह की छापेमारी हो रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पर जो पैनलिस्ट है उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जहां जहां चुनाव होते हैं, इससे पहले कर्नाटक में चुनाव हुए, इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जहां पर चुनाव होते हैं ठीक चुनाव से पहले वहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। नवीन कुमार जी, मैं अबू भाई चुनाव के समय में तो वैसे पूरे देश भर में चुनाव का आयोग भी एक्टिव होता है कि कितना पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है, किसके पास जा रहा है और चुनाव में उसका गलत उपयोग कितना हो रहा है। वैसे भी पश्चिम बंगाल तो कट पे चल रहा है। नहीं, यहाँ तो सिर्फ पैसे ही ट्रांसफर नहीं हो रहे, यहाँ तो पूरे पूरे लोग ही ट्रांसफर हो रहे हैं। आप बताइए। नवीन कुमार जी, यहाँ तो पूरे पूरे लोग ही एमएलए और एमपी ही ट्रांसफर हो रहे हैं। बॉर्डर से खत्म करो, क्योंकि 10 सेकंड तो मुझे आपकी सरकार है, आप इलेक्शन बोर्ड को खत्म करो। मेरी बात ठीक है नवीन, जल्दी से बात पूरी करीबी ममता बनर्जी के करीबी आईपीएस अफसर राजीव कुमार करने गए थे, धरना प्रदर्शन करने गए थे क्या? एक आईपीएस अफसर को धरना प्रदर्शन पे बैठने का अधिकार है क्या? और भ्रष्टाचार के रूप में आप तोल के देख लीजिए, कट चल रहा हो, हर जगह कट की सरकार है। पूरा पश्चिम बंगाल कह रहा है, मेरे कहने की जरूरत थोड़ी है। वहां आदमी कुछ बोलता है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने धर्म का नाम लेने के लिए आपको मनाइए, आप जय श्री राम बोलो तो ठाकुर गला काट करके ऊपर लटका देते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई?
इसी प्रकार से चुनाव जीतेंगे क्या? आप भाजपा के लोगों को जन परिवर्तन यात्रा नहीं निकालने देंगे, उनको रैली नहीं करने देंगे, उनको सभाएं नहीं करने देंगे। आप तो देश की जनता को सिर्फ धर्मों के आधार पर बांट करके चुनाव लड़ते हो यार। मुद्दे पर आओ। बंगाल इस बात को जान चुका है। मुद्दों पे आगे चुनाव लड़ो, या फिर उनके सहयोगी वो जो मंच पर ठीक है नवीन जी, उनकी आवश्यकता नीरज राय जी जवाब दे रहे हैं। नीरज जी जवाब दे रहे हैं। नवीन जी अब सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए, नीरज जी जवाब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूं फैयाज अहमद साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। नीरज जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। नहीं जल्दी कर रहा हूं। अबू भाई देखिए, नवीन भाई बोल रहे थे कि तिवारी जी के बातों को ये काट रहे थे कि जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उस पर कांग्रेस उंगली उठाती है। मैंने कुछ देर पहले बोला था ना कि उंगली उठाने का अधिकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को है। टीएमसी जो है वहां पे सरकार बनाई है, उसको एलियन वोट किए थे, उसको जनता थोड़े वोट करी थी, सत्ता में है। इनके अनाप आप देखते हैं क्या बोला जाता है, फैयाज साहब आपका रिएक्शन, चुनी गई सरकार। फैयाज अहमद साहब, फैयाज अहमद खान साहब, फैयाज साहब आपका रिएक्शन। ऐसा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता यहां ज्ञानी प्रवक्ता बैठे हैं उनसे ये पूछते हैं कि जनता की निर्वाचित सरकार, अरे आपने तो निर्वाचित प्रतिनिधि को भेड़ बकरी और घोड़ा बना दिया, खरीदना बेचना शुरू कर दिया, इधर से उधर छलांग मरवाना शुरू कर दिया है। आप नीति और आदर्शों की बात कहां से करोगे? जहां पर ईमानदारी की बात कर रहे हो, इलेक्शन बॉन्ड की बात करो ना, क्यों कर रहे हो? पीएम केयर फंड का कोई भी आरटीआई में कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्या होगा उसका? ये घोटाला से और क्या बड़ा घोटाला हो सकता है? अदानी अंबानी के लिए इतना कुछ कर रहे हो। नवीन जी लास्ट कमेंट, नवीन जी लास्ट कमेंट, देश की जनता मुझे वाइंड अप करना। ठीक, नवीन जी लास्ट कमेंट, जो सवाल फैयाज साहब ने जो सवाल किया है, मैं फैयाज साहब के बात का जवाब दे रहा हूं जी। अपने नेताओं को भेड़ बकरी समझते हैं, अपने नेताओं को खुद बिकाऊ कहने वाले लोग, अपने नेताओं पर विश्वास ना करने वाले लोगों की स्थिति यही है। यही कारण है लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि देश की जनता जानती है कि विकास कौन कर रहा है, सबको साथ लेके कौन चल रहा है। मैं फिर वही बात नवीन जी कह रहा हूं कि जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जान रही है किसने क्या कुछ किया है और चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, चुनाव में किस तरह की बयानबाजी हो रही है, जनता सब कुछ जानती है। और जब चुनाव आएंगे, जब वोट करने का वक्त आएगा, तो जनता उसके मन में क्या कुछ है उसी हिसाब से वो वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। नवीन कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीनाथ तिवारी साहब, नीरज राय जी, फैयाज अहमद खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।